बच्चों, क्लास 10th हिंदी के पाठ्यक्रम में कुछ परिवर्तन हो गया है और यह परिवर्तन प्रश्न पत्र का जो प्रारूप है वह बदल गया है, पाठ्यक्रम में परिवर्तन हो गया है और जो आप लोग निबंध लिखते थे अब निबंध हटा दिया गया है और उसकी जगह अनुच्छेद लेखन और संदेश लेखन दे दिया गया है। और इस वीडियो में हम आपको पाठ्यक्रम, प्रश्न पत्र का प्रारूप और निबंध की जगह जो अनुच्छेद लेखन और संदेश लेखन है उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। इस वीडियो को आप अंत तक देखिए और क्लास 10 का जो एग्ज़ाम होगा उसमें मॉडल क्या है, प्रश्न पत्र किस प्रकार से आएगा, आप पूरी तरह से इस वीडियो को देख करके समझ जाएंगे। सबसे पहले जो परिवर्तन किया गया, पाठ्यक्रम में निम्नलिखित पाठों को हटा दिया गया, जिसमें से क्षितिज भाग 2 काव्य खंड से देव जयशंकर प्रसाद आत्मकथ्य, नागार्जुन यह दंतुरित मुस्कान फसल, गिरजा कुमार माथुर छाया मत छूना, मंगलेश डबराल संगतकार, गद्य खंड से मनु भंडारी एक कहानी यह भी, महावीर प्रसाद द्विवेदी स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, यतेंद्र मिश्र नौबत खाने में इबादत, मदन आनंद कौशलायन संस्कृत और कृतिका भाग 2 से यहीं ठैया झुलनी हैरान हो रामा, मैं क्या लिखता हूँ क्यों लिखता हूँ। इन पाठों को हटा दिया गया है क्योंकि कोरोना की वजह से सिलेबस को कम कर दिया गया है, जिसमें से निम्न पाठों को आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, न तो ये पाठ परीक्षा में आएंगे। अब जो प्रश्न पत्र का प्रारूप होगा बच्चों, प्रश्न पत्र का प्रारूप क्या है कि खंड अ से जितने प्रश्न होंगे सब वस्तुपरक प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। अब इसमें क्या है कि सब वस्तुपरक में बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। पहला प्रश्न जो होगा अपठित गद्यांश अथवा गद्यांश सेकंड। देखिए इसमें क्या है कि जो पहला प्रश्न आपका होगा वो अपठित गद्यांश पूछा जाएगा, लेकिन उसमें 2 होगा, अथवा करके 2 दिया होगा और 5 नंबर का आपको करना होगा। दूसरा होगा अपठित गद्यांश अपठित पद्यांश, इन दोनों को आपको उत्तर देना होगा और दोनों 10 नंबर के होंगे, अथवा करके पूछे जाएंगे और आप आसानी से इसमें से कोई एक करेंगे। अपठित गद्यांश से 2 होगा 5 नंबर का, अपठित पद्यांश से 2 होगा 5 नंबर का, 10 नंबर का आपका यह हो जाएगा जिसको आपने पढ़ा नहीं है। जो दूसरा आपका अब व्यवहारिक व्याकरण में आप चले आइए, 16 नंबर का इसमें से पूछा जाएगा। टोटल जो मार्क्स है यह 80 नंबर का प्रश्न, अधिकतम अंक 80 नंबर होगा। 20 नंबर विद्यालय से आपको प्रदान किया जाएगा और जो निर्धारित समय है वह 3 घंटे है। अब व्यवहारिक व्याकरण में 16 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, जिसमें से प्रश्न पत्र में आपको 20 प्रश्न नजर आएंगे और आपको 16 प्रश्न करना होगा। ये 4 होंगे प्रश्न, 3 प्रश्न, 4 प्रश्न, 5 प्रश्न, 6। अब 5 ऑप्शन इसमें से, यह भी बहुविकल्पी प्रश्न होगा, इसमें भी ऑप्शन दिए जाएंगे। अब इसमें से आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, निम्नलिखित 5 में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको 4 दूनी 8, 4 तियां 12, 4 चौक 16, जबकि आपको 5 उसमें प्रश्न मिलेंगे लेकिन करने 4 ही हैं, 16 नंबर के हो गए। इसके बाद पाठ्य पुस्तक, इसमें से 14 नंबर के प्रश्न आएंगे, जिसमें से पठित गद्यांश। अब एक गद्यांश, एक जो पढ़ा आपने है वो तो अपठित था, पठित गद्यांश इसमें से 5 नंबर का होगा और पठित गद्यांश से ही आपसे प्रश्नोत्तर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो एक पठित गद्यांश जो होगा 5 नंबर का आपको देना होगा और इसी से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दे दिए जाएंगे कि आप इन प्रश्नों के उत्तर आप दीजिए। तो यदि जो प्रश्न, जो पठित गद्यांश आपने पढ़ा है
उसी से संबंधित आपसे प्रश्न पूछ लिए जाएंगे। अब इसके बाद क्या है, पठित पद्यांश। इसमें भी एक कविता आपको दे दिया जाएगा, उससे आपसे प्रश्न पूछा जाएगा और उसी में से निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प, यह भी विकल्पी प्रश्न होगा। इसमें से भी आपसे 2 प्रश्न पूछ लिए जाएंगे जिनके उत्तर आपको देने होंगे। अब जैसे पठित गद्यांश से आप 2 नंबर का और पठित पद्यांश से भी 2 नंबर का। जैसे पठित पद्यांश से 2 का क्या होगा, जैसे क्रोधित होते हुए भी परशुराम जी ने लक्ष्मण का वध क्यों नहीं किया। जैसे कन्यादान कविता में स्त्री जीवन के बंधन किसे कहा गया है। इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे 2 नंबर का। तो 14 नंबर का पाठ्य पुस्तक से हो गया, यह भी बहुविकल्पी होगा। अब बेटा खंड ब में क्या है कि वर्णनात्मक प्रश्न होंगे। यह भी आपके पाठ्य पुस्तक से है, इसमें आपको लिखना है। अब लिखना क्या है इसमें, देखिए गद्य खंड से 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 नंबर के 1 प्रश्न होंगे, 8 नंबर हो गया। काव्य खंड से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 नंबर के होंगे 1 प्रश्न, 6 नंबर हो गए। और पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका से हम आपसे 2 प्रश्न पूछेंगे, 3 नंबर का 1 प्रश्न होगा, 6 नंबर का। लेकिन कृतिका से जो आपका पेपर होगा उसमें 3 प्रश्न होंगे, लेकिन आपको जो करने के लिए आएगा उसमें से आप 2 ही प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। अब बेटा आगे देखिए लेखन में क्या है कि लेखन में 20 नंबर के प्रश्न आ रहे हैं। देखिए 5, 10 नंबर के इधर हो गए और 5, 10 नंबर के 16 और 17 हो गए, 20 नंबर के हो गए। अब बेटा अभी तक जो आप निबंध लिखते थे 10 नंबर का, और 10 नंबर के निबंध की जगह अब क्या हुआ, उसी 10 नंबर में 5 नंबर अनुच्छेद लेखन कर दिया गया 80 से 100 शब्दों में, और 5 नंबर का संदेश लेखन कर दिया गया 30 से 40 शब्दों में। अब अनुच्छेद लेखन 5 नंबर का, जो पत्र आपसे पूछा जाएगा अनुच्छेद आपको 2-3 अनुच्छेद होगा, उसमें से कोई 1 अनुच्छेद करना होगा। पत्र भी आपसे 2 पूछे जाएंगे, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र, उसमें से कोई 1 करना होगा 5 नंबर का। विज्ञापन लेखन आएगा आपको लिखने के लिए, यह भी 5 नंबर का होगा। और संदेश लेखन भी 2-3 रहेंगे, उसमें से किसी एक पर संदेश लिखने के लिए आएगा। इसमें जो शब्दों की सीमा है वह है 30 से 40 शब्दों में, यह भी 1 आप करेंगे 5 नंबर का। अब बेटा अभी तक तो आपके पास जो किताबें हैं उन किताबों में संदेश लेखन नहीं है, अनुच्छेद लेखन है, निबंध लेखन है, पत्र है, विज्ञापन है। एक पाठ्यक्रम में इसमें यही नया सम्मिलित कर लिया गया, संदेश लेखन। अब देखिए बेटा, अब संदेश लेखन क्या है, मैसेज राइटिंग, संदेश लेखन, यह भी आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। अब संदेश लेखन है क्या, इसके विषय में जानना बहुत ज़रूरी है। संदेश लेखन किसी व्यक्ति विशेष या समूह द्वारा अन्य व्यक्ति तक पहुँचाए जाने वाले सुखद, दुखद, आवश्यक तथा सामान्य सूचना या समाचार संदेश लेखन कहलाता है। बेटा संदेश लेखन की जो परंपरा है वह प्राचीन काल से चली आ रही है। लोग अनेक विधाओं से अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाते थे। रामायण महाभारत काल में भगवान श्री रामचंद्र जी जब अश्वमेध यज्ञ किए तो जो उनके द्वारा घोड़े को छोड़ा गया उस पर एक संदेश लिखा गया, और संदेश लिखा क्या गया वह संस्कृत में था। उसका जो हिंदी में अनुवाद है उसमें यह लिखा गया कि महाराज श्री रामचंद्र के द्वारा किए जा रहे अश्वमेध यज्ञ का यह घोड़ा चारों दिशाओं में स्वच्छंद विचरण के लिए छोड़ा गया है। जो भी इसके आगे
अपने आप को समर्पण करेगा उसे महाराज राम की शरण प्राप्त होगी, और जो इसे पकड़ने तथा रोकने का दुस्साहस करेगा उसे महाराज राम तथा उनकी सेना से युद्ध की चुनौती स्वीकार करनी होगी। अब घोड़ा छोड़ दिया गया, उसके साथ शत्रुघ्न थे। घोड़ा एक राज्य से दूसरे राज्य जा रहा है, उसके मस्तक पर जो संदेश लिखा है लोग उसको पढ़ रहे हैं, और उसके माध्यम से चुनौती को जो उसमें है लोग उस चुनौती को स्वीकार कर रहे हैं। अब देखिए यह चित्र आप देख रहे हैं इसमें। इसके बाद क्या हुआ कि संदेश पक्षियों के माध्यम से एक देश से दूसरे देश तक भेजे जाने की परंपरा यह भी मिलती है। लोग अब कबूतरों के माध्यम से संदेश को भेजते थे। फिर धीरे धीरे राजा महाराजाओं के द्वारा घोड़े के गले में संदेश को लगा करके उस राज्य में भेज दिया जाता था। घोड़ों के माध्यम से संदेश भेजने का काम किया जा रहा है, पहले किया जाता था। अब धीरे धीरे संदेश भेजने का काम निराला जी ने अपनी कविता में बादल के माध्यम से संदेश भेजा। तो बादलों के माध्यम से संदेश भेजने का काम किया जा रहा था। अब वर्तमान समय में जो संदेश भेजने का काम फिर धीरे धीरे टेलीफोन के माध्यम से संदेश भेजने का, तार के माध्यम से संदेश, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से संदेश भेजने का काम किया गया। फिर मोबाइल के माध्यम से संदेश भेजने का काम किया गया। लेकिन धीरे 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 इसका जो क्षेत्र है वह बदल गया। अब बहुत धड़ल्ले से इंटरनेट के माध्यम से लोग अपनी बातों को दूर दराज तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन यदि आज विश्व में कहीं भी संवाद भेजने और पाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंटरनेट का प्रयोग कर रहे हैं। अब पक्षी और बादल की तुलना में देखा जाए तो इसका जो क्षेत्र है बहुत ही विस्तृत होता चला जा रहा है। लेकिन यदि इन दोनों में मैं तुलना करूं तो इनकी एक सीमा है और जहां जाकर के यह संदेश रुक जाता है। लेकिन जो पक्षी और बादल की कोई सीमा नहीं थी, वह एक देश से दूसरे देश में चले जाते थे और संदेश दे के चले आते थे। तो इनमें बहुत अंतर है। अब हमारे पाठ्यक्रम में जो इसको जोड़ दिया गया संदेश लेखन, अब जैसे आपने कहा मुझे जल्दी उठना है, कागज़ में लिख करके भेज दिए, यह भी संदेश है। शाम को लौटने में देरी होगी, खाना खा लेना, यह भी संदेश है। जो संदेश का प्रारूप है बच्चों, प्रारूप दो प्रकार से है। एक अनौपचारिक प्रारूप है, एक औपचारिक प्रारूप है। अनौपचारिक प्रारूप मित्र, प्रिय, संबंधित एवं परिचित को दिया जाता है। औपचारिक प्रारूप अनौपचारिक के अंतर्गत आने वालों के अतिरिक्त जितने भी प्रारूप हैं सब औपचारिक प्रारूप हैं। संदेश है क्या, इसके बारे में भी जान लीजिए। वह परिभाषा आपने देखा। संदेश शब्द की उत्पत्ति संस्कृत से मानी गई है, जिसका अर्थ है खबर या समाचार प्राप्त करना। जब कोई व्यक्ति किसी कारणवश किसी दूसरे व्यक्ति से सीधे बात नहीं कर सकता है, तब वह कोई जानकारी या समाचार या खबर संदेश के जरिए दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है। संदेश किसी व्यक्ति विशेष या किसी समूह द्वारा किसी व्यक्ति विशेष या समूहों को दिए जा सकते हैं। संदेश बेटा सुखद और दुखद दोनों होता है। अब परीक्षा में आएगा यह 5 नंबर का लिखने के लिए संदेश। अब किस प्रकार से हमें परीक्षा में लिखना है इस पर ध्यान देना जरूरी है, जो महत्वपूर्ण है। सबसे पहले चारों तरफ से आप स्केच पेन के माध्यम से स्केल से एक रेखा खींच देंगे, जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। चारों तरफ से, इसमें ऊपर से भी खींच देना है। इसके बाद आपने क्या किया कि जो संदेश है आपका, अब आपने संदेश ऊपर इसमें संदेश लिखा है, यहाँ आप या तो संदेश की जगह आप क्या लिखेंगे, आपने लिख दिया 9 वर्ष की शुभकामना संदेश, आपने लिख दिया गणतंत्र दिवस का संदेश, या
या दीपावली के शुभ अवसर पर संदेश, या आपने लिख दिया कि शोक संदेश, जो भी है आपने यहाँ संदेश लिख दिया। फिर इसके बाद आपने क्या किया कि एक तरफ दिनांक लिख दिया, दूसरी तरफ समय लिख दिया। उस दिन का, जिस दिन आप यह संदेश लिख रहे हैं उस दिन दिनांक लिखिए और समय लिखिए। इसके बाद अभिवादन लिखिए, संबोधन लिखिए, प्रिय मित्र, आदरणीय पिताजी। आप इन शब्दों का अभिवादन प्रयोग करिए। फिर आप अपनी विषय वस्तु को लिखिए, विषय वस्तु में लिखिए और लास्ट में आप जिसने भी ये संदेश लिखा है उसका नाम यहाँ होना चाहिए। परीक्षा में मुझे अपने नाम को छुपाना है, इसलिए यहाँ पर हम क ख ग आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब बेटा इसमें आप कंफ्यूज न होइए, यहाँ एक संदेश दिनांक और समय आमने सामने है, एक में नीचे वाले में दिनांक समय नीचे ऊपर नीचे है। तो इसमें क्या है कि पहले संदेश इस प्रकार से लिखा जाता था आमने सामने, लेकिन टाइपिंग में असुविधा होता था। इसमें सुविधा के लिए अब दिनांक और समय ऊपर नीचे लिखा जाता है। उसके बाद आपने संबोधन लिखा, फिर विषय वस्तु लिखा, फिर आपने नाम लिखा। अब एक अच्छे संदेश की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, इसमें निम्न पॉइंट के माध्यम से आप देख सकते हैं। संदेश हमारा विषय के अनुकूल हो, रचनात्मकता का ध्यान रखा जाए, सृजनात्मकता आवश्यक है, माने सृजनात्मकता माने उसमें कलाकारी हो, उसमें जिसमें जैसे हम दीपावली पे संदेश भेज रहे हैं तो छोटा सा दीपक बना दें, गणतंत्र दिवस है झंडा बना दें, कुछ भी है तो उसमें सृजनात्मकता का विकास हो, संक्षिप्तता हो, छोटे में आप उसको लिखिए, सरल हो, दिनांक एवं समय का आप ध्यान रखिए, भेजने वाले का नाम पद आवश्यकता अनुसार लिखा होना चाहिए। तो परीक्षा में यदि हम हैं तो आवश्यकता लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, और यदि हम संदेश दे रहे हैं तो अपना नाम पता आप लिखिए। भेजने वाले का भाषा परिस्थितियों के अनुकूल होनी चाहिए, जिस प्रकार संदेश है उसी के अनुरूप भाषा होनी चाहिए। शब्द सीमा आपका एक 30-40 शब्द में होना चाहिए, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। संदेश एक कटघरे में लिखा जाना चाहिए, चारों तरफ से रेखा हो, जैसे कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। संदेश कटघरे में जिस व्यक्ति को संदेश दिया जा रहा है, आरंभ में उसका नाम तथा अंत में संदेश लेखन के हस्ताक्षर होने चाहिए। यहाँ जहाँ जैसे प्रधानाचार्य क ख ग है तो यहाँ आप अपना नाम लिख के सिग्नेचर कर सकते हैं, लेकिन परीक्षा में यह सब नहीं हो सकता। अब निम्न उदाहरणों के द्वारा हम दिखाते हैं आपको। देखिए जैसे यह संदेश प्रधानाचार्य के द्वारा कोविड-19 में प्रिय छात्रों के लिए संदेश। दूसरे में देखिए आप पिताजी के लिए, पिताजी के डॉक्टर, देखिए जो बच्चा है वो अपने पिताजी के लिए एक संदेश देता है। इसके बाद देखिए गणतंत्र दिवस पे शुभकामना संदेश, कितने अच्छे से इसमें तिरंगे झंडे को कलर किया गया है। ऐसे ही आपको परीक्षा में चमका के लिखना है। स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामना संदेश, देखिए किस प्रकार से तिरंगे झंडे को बना करके दिनांक लिख दिया गया, समय लिख दिया गया। समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें बच्चों स्लोगन का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम गणतंत्र दिवस पे लिख रहे हैं, रक्षाबंधन पे लिख रहे हैं, दीपावली पे लिख रहे हैं, तो इसमें स्लोगन का आप प्रयोग कर देते हैं तो 4 चांद आप लोग के इस संदेश में लग जाएगा। शोक संदेश आप देख रहे हैं, मित्र के लिए दीपावली संदेश। तो इस प्रकार के आप संदेशों का इसी प्रकार का आप जो संदेश आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, परीक्षा में आपको ऐसे ही लिखना है, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है बेटा, धन्यवाद।